चलो, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? भारत की वनस्पति। और अपन कहाँ पे चल रहे हैं? जलवायु पे, है ना? अरे जलवायु पे मत चलो, वनस्पति पे चल लो, साथ के साथ चलते रहो। तो हमने कल वनस्पति स्टार्ट की थी। वनस्पति में हमने देखा था कि वर्गीकरण कर लिया था हमने। कितने भागों में वर्गीकरण किया था? 5 भागों में वर्गीकरण किया था। कौन कौन से थे? अरे 5 वर्गीकरण याद नहीं है क्या तुम लोगों को? चलो गर्ल्स को बोलने दो जरा। हम्म। 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 हाँ, अब बॉयज बोलो जरा। मैग्रोवन। चलो, तो उसमें हमने जो 5 वर्गीकरण किया था उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसकी हमने विशेषता देखी थी, क्षेत्र देखे थे, इसके जितने भी वृक्ष थे वो अपने देखे थे। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के अनुसार जो नेक्स्ट आपके वन आते हैं वो पढ़ते हैं। तो कौन सा था? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनमें अगर मैं कहूं कि हमने औसत वर्षा कितनी बताई थी? अगर मैं इसकी औसत वर्षा की बात करूं तो इसकी जो औसत वर्षा है वो औसत वर्षा है, ये औसत वर्षा थी 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी थी? 70 से 200 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इनको भी 2 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से थे? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। अगर मैं कहूं कि आर्द्र पर्णपाती की जो औसत वर्षा थी वो औसत वर्षा कितनी थी? 100 से 200 सेंटीमीटर। और आपकी जो शुष्क पर्णपाती है इसकी 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपने एक एक वापस देखते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। अगर आर्द्र पर्णपाती की जो वन है इनकी बात करूं तो इनके क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? ठीक है, इनके क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो इनके क्षेत्र आते हैं आपके उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। इसके अलावा आता है आपके पश्चिमी पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो पूर्वी पश्चिम बंगाल था वो हमने किस में लिया था? सदाबहार वनों में। और पश्चिमी पश्चिम बंगाल किस में ले लिया? पर्णपाती वनों में। इसके अलावा आता है आपके उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी एमपी व छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके अलावा आता है आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान। ये कुछ क्षेत्र किसमें आते हैं आपके? आर्द्र पर्णपाती वन के अंदर, जिसके अंदर अगर औसत वर्षा बात करें तो औसत वर्षा कितनी थी? 100 से 200 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर आपसे वृक्ष पूछ ले, इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें वृक्ष कौन कौन से आते हैं, तो वृक्ष आते हैं इसमें साल,
सागवान, जानते होंगे ना सागवान, तो देखा होगा कभी, टीवी में देखा होगा और तो कहीं देखोगे। साल, सागवान, शीशम तो देखा ही होगा, देखा है ना, ये तो कहीं इसके लिए मत बोल देना कि हमने देखा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। साल, सागवान, शीशम, आम, आम, आम देखा है क्या? चंदन, अरे वो मूवी नहीं देखी क्या, पुष्पा, उसमें तो देख लिए होंगे। आम, चंदन, महुआ, महुआ वो होती है जिससे शराब बनाई जाती है, हाँ मदिरा बनाई जाती है। और ये मदिरा जो बनाई जाती है, इसको सबसे ज्यादा सेवन कौन करता है? जो आपकी जनजातियां होती है ना, जैसे भील जनजाति है, जितनी भी जनजाति होती है, ये महुआ से जो बनी शराब होती है ना, उसका सेवन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ये तो हुए आपके वृक्ष, साल, सागवान, शीशम, ये आपसे पूछे जाते हैं, वृक्ष पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वृक्ष है जो कि पर्णपाती वन से रिलेटेड है। तो आप है ना इनको ढंग से याद रख लेना, सारे वृक्ष जितने भी लिखवाए हैं ना वो अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम देखें कि जो साल और सागवान है, इनका सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो इनका जो सर्वाधिक उत्पादन है, वो सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है। किसमें होता है? सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है। इसको एमपी को है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत कर लेना। हाँ, साल सागवान का पेड़ मतलब सर्वाधिक है पेड़, हाँ पेड़ों के नाम है वृक्ष। अरे मतलब जो पेड़ है ना वो सर्वाधिक आपके एमपी में है, ऐसे है, तो थोड़ा समझ जाया करो, ऐसा कोई नहीं, उत्पादन कुछ नहीं होगा था इससे। अब देखो मैंने आपको पर्णपात जो आपके सदाबहार वन थे, इनके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है, बताया था नहीं बताया था, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं है। सही यही बोला था क्या, या उल्टा लिखवाया था? यही बताया था। अब इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, ये वन पारिस्थितिकी रूप से, पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु परंतु आर्थिक रूप से, परंतु आर्थिक रूप से उपयोगी है, आर्थिक रूप से उपयोगी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनसे क्या क्या बनता है, तो इनसे बनता है आपकी फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर होता है, जैसे लकड़ी का काम होता है, जैसे खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपके सोफा सेट जितने भी होते हैं ना, ये इस जो पर्णपाती वन है इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा भवन निर्माण में काम आते हैं। हाँ, पेपर इससे नहीं बनाते, भवन निर्माण में काम आते हैं, भवन निर्माण में काम आते हैं। इसके अलावा हाँ कागज उद्योग कर लो आप, कागज उद्योग में काम आते हैं। इसके अलावा रेलवे निर्माण में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हम कहें आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से ये वन क्या है, उपयोगी है। तो अगर आपसे उल्टा सीधा दे दिया जाए तो ध्यान रखना, आपके जो पर्णपाती वन है, अगर पर्णपाती वन, तो ऑप्शन में दो आ सकते हैं। अगर एक तो आएगा आपकी पर्णपाती वन, इसके अंदर भी आपको है ना वर्गीकरण करके दे सकता है, आर्द्र पर्णपाती वन दे सकता है, नहीं दे सकता। तो फिर अगर आपके दो ऑप्शन आए, मान लो मैंने चार ऑप्शन दिए है ना, एक तो आएगा पर्णपाती वन, एक आएगा सदाबहार वन, एक कहूंगी आर्द्र पर्णपाती वन और एक कहूंगी शुष्क पर्णपाती वन, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक रूप से उपयोगी कौन से वन है, सर्वाधिक आर्थिक रूप से उपयोगी कौन से वन है? ऑप्शन है सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्क वन, सॉरी शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। और अगर इसमें आर्द्र पर्णपाती वन नहीं आता तो आप क्या करते हैं,
पर्णपाती। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना, अपना दिमाग मत चलाना, मतलब उस टाइम पे चला लेना लेकिन ज्यादा ओवर मत चलाना। ठीक है, तो ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन। इसके बाद में हम देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती, क्या हो गया? हाँ हाँ चलो ये लिख लो, चलो अपन यहीं पे कर देते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। इसमें औसत वर्षा कितनी थी? 70 से 100। अब इसके अंदर अगर हम कहें कि वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो वृक्ष आता है आपके अक्सलवुड, हाँ बिल्कुल, अक्सलवुड, पलास, पलास तो सुन लिया होगा, हाँ, बेर, खेर, हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा आता है आपके अमलतास, अक्सलवुड, पलास, बेर, खेर, अमलतास। इस खेर से इस खेर से कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति कथोड़ी जनजाति कत्था बनाती है। क्या बनाती है? कत्था बनाती है। अरे वो होता है ना, इनके पत्तों से क्या बनाया जाता है? हाँ, अरे पातड़ नहीं, हाँ हाँ, तो ऐसे ऐसे समझ जाया करो इस तरीके से। अब मैं बोल नहीं सकती, इसलिए समझ जाया करो ऐसे थोड़ा सा। जानते होंगे ऐसे ही पीते। ये विक्ट्री का साइन तो वो अलग हो जाता है। देखो वो वर्गीकरण मैंने कभी देखा नहीं, बस मैंने इतना देखा था, हाँ वो इस तरीके से पीते हैं। अब तुम लोग लड़ाई मत करो, चुपचाप इधर कंसंट्रेट करो। हाँ, क्या? हाँ, होता होगा, नशा होता, अमल तो अलग होता है। अच्छा वही होता है क्या? हाँ देखो, इनको पता है, इनसे पूछ लेना, पेड़ों के बारे में तो इनसे पूछ लेना आराम से, कौन कौन सा नशा होता है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। देखो, घर जाके इन पेड़ों को देखना, एक बार गूगल पे सर्च करना कि पेड़ किस प्रकार के होते हैं, फिर आप उनको देखना, तो आपको थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगा कि किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो अक्सलवुड है, पलास है, बेर, बेर को तो आप जानते होंगे, इसको देखने की जरूरत है नहीं। खेर और अमलतास। इस पलास को जंगल की आग भी कहा जाता है। जंगल की आग भी कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे येलो येलो कलर के होते हैं, इसके जो फूल होते हैं ना वो येलो येलो कलर के होते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई आग सी लगी हुई है, इसलिए कहते हैं इसको जंगल की आग कहा जाता है। किसका? पलास का? हाँ, अपने नीम के, हाँ नीम, नीम से थोड़ा छोटा हो जाता है। नीम देखो अलग अलग होते हैं, जो बूढ़ा होता है तो लंबा होता है, और जो छोटा होता है छोटे तक मान लो। इतना ही मान लो इसके। हाँ इतना ही मान लो, ये अपना, ये है ना छत, इतना ही होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, और हो जाए तो कोई पुराना हो तो वो भी जाए बड़ा, है ना। तो देख लेना, कोई बात नहीं। चलो, इसके बाद में अगर हम देखें तो क्षेत्र, कि क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके अलावा आपका क्या आ जाता है, उड़ीसा, दक्षिणी एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दक्षिणी एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसके बाद है आपके दक्षिण पूर्वी, सॉरी हाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र आते हैं जो कि आपके शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं।
कर लिया यहाँ तक? उतार लिया? पक्का? मैं आगे चलाते गए वापस ऐसे मत बोल देना कि वापस आ जाओ। चलो इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट वन देखते हैं। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां व शुष्क वन। इसके अंदर अगर बात करें तो मैंने आपको इसका दो वर्गीकरण बताया था, ठीक है। एक तो अर्ध शुष्क और एक शुष्क। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें एक तो था आपके शुष्क और एक था आपके अर्ध शुष्क। शुष्क के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो औसत वर्षा थी वो कितनी थी? 70 से 50। और अगर अर्ध शुष्क की बात करें, शुष्क में थी 50 से कम, 50 से कम। और अर्ध शुष्क में थी 70 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। शुष्क वन के अंदर भी दो वर्गीकरण किया था, एक तो शुष्क था और एक अर्ध शुष्क था। शुष्क की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम आती है और अर्ध शुष्क की बात करें तो 70 से 50 सेंटीमीटर तक आती है। अब इसके अंदर अगर वनों की बात, वृक्ष की बात करें कि कौन कौन से वृक्ष होते हैं, तो कौन कौन से वृक्ष होते हैं जरा बताना। नागफणी? नहीं नहीं, ये ओरल में करवा रहे। नागफनी, कैक्टस, जानते हो ना, कांटे कांटे से होते हैं। नहीं जानते? गोलमाल मूवी देखिए, देखिए क्या है वो। अब ये तो नंबर तो मेरे को पता नहीं, वो 1 2 3 कौन कौन से नंबर है, लेकिन गोलमाल है इतना पता है मेरे को। उस हाँ बिल्कुल, अरे वो समझ गए, उनसे पूछ लेना। अरे कांटे होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। इतना छोटा सा पौधा होता है, उसके पत्ते होते हैं और उसके कांटे कांटे से होते हैं, उसको बोलते हैं कैक्टस, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं जरा बताना। खेजड़ी, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और झाड़ियां और हाँ केर लो। और बस इतने ही होते हैं क्या? खजूर, क्या? खेजड़ी आ गई ना उसमें, आ गई। अब उसका अलग अलग नहीं लिख सकती मैं। एक थूअर का पेड़, थूअर का वृक्ष, थूअर होता है। हमने नहीं देखा, मतलब देखा तो है हमने भी, लेकिन वो क्या होता है ना कि जब तक वो थोड़ा सा ऐसे नाम नहीं आ जाता ना, हमें समझ में नहीं आता। मेरे कोई राजस्थानी नाम पता होगा, अब वो राजस्थानी नाम पता नहीं है, तुम लोग जाके घर पे देख लेना गूगल पे। क्या? क्या? मेरे को भी नहीं पता, देखो, ठीक है। तो ये कुछ वृक्ष हैं, तो इन वृक्षों के नाम अच्छे वैसे तो आपको याद होंगे, कोई एक दो नाम याद करने ज्यादा होता नहीं है। नागफणी, नागफणी आता है ना, वो वो सांप के जैसे जैसे धारियां सी होती है उसके। पौधा ही होता है, बड़ा नहीं होता, पौधा होता है। कैक्टस भी पौधा होता है, खेजड़ी थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर रोहिड़ा, रोहिड़ा भी बड़ा होता है, बबूल भी बड़ा होता है, झाड़ियां, ये तो सब आप जानते हो। हाँ बस, फिर क्या टेंशन है, ठीक है। ये तो हुए अपने वृक्ष। इसके अलावा हम इसमें लिखते हैं विशेषता, विशेषताएं। सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं कि आखिर जो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां हैं इसमें विशेषता क्या है। सबसे पहले आती है आपकी, इसमें जो वनस्पति होती है, इसमें जो वनस्पति होती है
उसको जीरोफाइटिक वनस्पति कहते हैं। हमने जब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पढ़ा था तो मैंने उसमें एक वनस्पति का नाम बताया था, उस वनस्पति का नाम बताओ जरा। जैसे जीरोफाइटिक है, उसमें भी मैंने एक उनको वनस्पति का प्रकार बताया था कि इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इसको कुछ नाम से जाना जाता है, वो नाम बताना। पेड़ बना के बताया था मैंने। हाँ, पलटो पलटो अब। हाँ, ये तो इपिफाइटिक, बस पलट लिया करो। हाँ, तो कल ही बताया था मैंने, और वो इतना सा पलटने पर आ जाता है। इपिफाइटिक क्या? अरे मैं डांट ही रही हूँ, महान आत्माओं, पढ़ लिया करो घर जाके। हाँ, टेस्ट है ना, क्वेश्चन बना के दे दिए मैंने, टेस्ट है तुम्हारे। हाँ, तो बस तो क्वेश्चन आ चुके हैं, टेस्ट अब प्रिंट हो रहे हैं, और फिर तुम्हारे टेस्ट, टेंशन मत करो, मैं नहीं भूल सकती। हाँ, 50 क्वेश्चन है। बिल्कुल। तुम याद है ना, तुम लोगों को याद है क्या? अब तो टाइम तो मिलेगा ही, ऐसा तो कहीं है नहीं कि मैं एक अभी दिया 5 मिनट में ले लिया, बस 1 घंटा ले लेना चलो। वैसे तो 30 मिनट काफी है, फिर भी मेरे को लगता नहीं है ज्यादा तुम्हें जरूरत है, फिर भी कोई वो होता है ना जैसे बुद्धिमान, वो चाहे एक क्वेश्चन होता है वो 1 मिनट का होता है, लेकिन उसको 10 मिनट लगा ही देते हैं ना। बिल्कुल नहीं, मैं भूल नहीं सकती, तुम लोगों को याद है ना बस। हाँ, ये चारों याद है ना, बस फिर टेंशन नहीं है, अभी याद कर लेना, बस एक्सक्यूज नहीं। देखो, उसमें मैंने आपको बताया था इपिफाइटिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि पेड़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, 60 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, और इनके अंदर क्या होती है, लेयर मिलती है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है, इस तरीके से उनकी लेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है, जीरोफाइटिक की अगर विशेषता बोले कि अगर जीरोफाइटिक होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उन्हें पानी नहीं मिलता। अपने जो शुष्क, जो कांटियां वाले जो पेड़ होते हैं ना, इनको पानी नहीं मिलता, और पानी की खोज में इनकी जो जड़ें है ना बहुत ज्यादा लंबी चली जाती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक। हाँ, उनको प्रकाश नहीं मिल रहा था, इनको पानी नहीं मिल रहा है बस, तो इसके अंदर लिख लेना जीरोफाइटिक का अगर बोले तो इसमें, या ऐसे लिखो, इन वनों में पानी की खोज, इन वनों में पानी की खोज करते हुए वृक्षों की जड़ें लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक वनस्पति। तो अगर आपसे इस विशेषता पूछे तो बता देना। दूसरी बात, चलो ये तो हुई आपकी जीरोफाइटिक की, इनके अंदर हमेशा कांटे मिलते हैं। अगर आप शुष्क कटीली झाड़ियों में देखोगे तो इनके अंदर क्या मिलते हैं, कांटे, और जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल बारीक बारीक सी, जिसको हम क्या कहते हैं राजस्थानी में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लूम बोलते हैं, लूम, मतलब उनको क्या है, तोड़ लिया जाता है, छोटी छोटी पत्तियां होती है, फिर उनको क्या करते थे, गायों को, जो भी जानवर है, हाँ, सूखा के जानवरों को डाल देते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत छोटी होती है। दूसरी बात, कभी इन पत्तियों को देखना आपने कभी गौर से नहीं देखा होगा, इनकी जो ऊपर की सतह होती है वो तो होती है मुलायम, और जो नीचे की सतह होती है वो होती है खुरदरी। आज जाके देखना। हाँ, नहीं, सूखी का मत देखना, गीली का देखना। ऊपर की तो होती है बिल्कुल मुलायम, और नीचे की होती है खुरदरी। इसका कारण जानो कि आखिर होती क्यों है। ऊपर की होती है मुलायम, मुलायम पे क्या होता है कि जो भी प्रकाश आता है
जो भी सूरज का प्रकाश आता है वो क्या करता है, वापस उस चिकनी सतह पर वापस आकर वापस लौट जाता है। वो वहां पे टिकता नहीं है, क्योंकि चिकनी सतह, जो सतह है वो कैसी है, चिकनी सतह, आता है वापस चला जाता है, उसको जो पत्तियां हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और अगर एब्जॉर्ब कर ले तो वहीं पे जल जाए, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, शुष्कता भी है, तापमान ज्यादा होता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर ले तो वो पत्तियां जैसी है वैसी भी ना रहे, फिर आपको काटे काटे मिले। तो उसमें क्या होता है कि उस सतह पर जो जितना भी तापमान आता है वो वैसे के वैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर खुरदरी होती तो वो क्या करता है, उस तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती। आपने कभी कभी भी नोटिस करना, जो बिल्कुल चिकनी सतह होती है ना, कभी आप फर्श पे देख लेना, बिल्कुल चिकनी सतह होती है ना, वो कभी भी गर्म नहीं होती। जैसे मार्बल होता है या टाइल्स होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल मुलायम रहती है ना। तो अब मुलायम रहती है तो वो गर्म नहीं रहती, नोटिस करना कभी भी, वो गर्म नहीं रहती। लेकिन नहीं होती इतनी ज्यादा, नहीं होती हो वो, देख थोड़ी बहुत तो होएगी, तापमान आएगा तो थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन इसके तुलना में आप खुरदरे फर्श को ले लो, अब ये बताओ खुरदरा फर्श ज्यादा गर्म रहेगा या टाइल्स मार्बल? खुरदरा रहेगा। क्यों? क्योंकि खुरदरे को क्या करता है, जो भी प्रकाश आता है वो प्रकाश क्या है, उसमें ठहर जाता है, और ठहरने के कारण वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तभी कोई सब लोग यही कहते हैं कि जो मार्बल होता है, जो टाइल्स होती है ना, उसके वो क्या है, ठंडी रहती है, ठंडी रहती है। उसमें सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जिनके भी ये टाइल्स होती है वगैरह, वो हमेशा जो भी अपनी सिक्योरिटी वो रखते हैं, बाकी ठंडी होती है। लेकिन जो अपने जो नॉर्मल जो फर्श है ना, अपनी सीमेंट वाला ये वाला, ये इतना मुलायम नहीं होता, तो इनके अंदर थोड़ी जो गर्माहट है वो रहती है, इसीलिए हम ये बनाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा चेंजेस हो गया, लेकिन यही बनाना चाहिए, यही अच्छा रहता है। उसके अंदर तो अच्छे खासे हड्डियां टूट जाती है ना, पहले तो अच्छी खासी है ही, और फिर और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मुलायम सतह है उसमें प्रकाश ठहर नहीं पाता, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जो खुरदरी होती है उसमें वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और वैसे ही अपने जो शुष्कता है, यहाँ पे शुष्क है ही, नमी की मात्रा कम है, तो क्या है, तापमान बहुत ज्यादा होता है, और तापमान होने के कारण तापमान होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो पत्ती वाष्प उत्सर्जन कम करने के लिए जो पानी का वो क्या होता है, वापस चला जाता है नमी से, तो वो वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए जो पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ऊपर की सतह मुलायम होती है, नीचे की सतह कैसी होती है, खुरदरी। तो अब इसके अंदर लिखो, इन वृक्षों की ऊपरी सतह चिकनी व निचली सतह खुरदरी होती है, जिसके कारण वाष्प उत्सर्जन कम होता है और नमी थोड़ी बनी रहती है। और इन वनों के अंदर कांटे अधिक मिलते हैं, तो कहीं आपको ऐसे बोल देना कि सदाबहार वनों में कांटे ज्यादा मिलते हैं, तो मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं ना, इसमें मिलते हैं। ये आपकी कॉमन चीजें हैं, तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है। बाकी ये विशेषताएं आती है, ठीक है। ये हुई आपकी कौन सी, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां। अब इसके बाद में देखो, ये जीरोफाइटिक याद रखना, आपसे पूछा जाता है। उसके अंदर आपकी इपीफाइटिक है, इसमें जीरोफाइटिक है, दोनों की दोनों याद रखना अच्छे से। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपने वन पे चलते हैं। कौन सा वन था, कौन सा वन था, 4th नंबर का। इससे पहले लिखो आप मैग्रोव वन। पर्वतीय वन है मैं जानती हूँ, लेकिन पहले लिखो आप मैग्रोव वन। मैग्रोव वन आप जानते हो क्या होता है, देखा है कभी? नहीं देखा, हाँ तो वैसे तो देखा नहीं होगा, अपने यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र है नहीं। ये जो मैग्रोव वन होते हैं ये पाए जाते हैं आपके डेल्टाई क्षेत्र में, जहाँ पे डेल्टा बनता है ना। डेल्टा तो हमने पढ़ा है
कि जो नदियां होती हैं उसके मुहाने पर, उसके मुंह पर क्या होते हैं, अलग अलग विपरीत शाखाओं में बढ़ जाते हैं, तो वही ये वन क्या है, मिलते हैं। सर्वाधिक आपकी ये वही मिलते हैं, जैसे कि आपकी कृष्णा नदी का डेल्टा हो गया, कावेरी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, गंगा का डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। इसके अलावा आपके जो गुजरात का तटीय भाग है इस क्षेत्र में मिलता है, गोवा के तटीय क्षेत्र में मिलता है, और आपके महाराष्ट्र के एक महाराष्ट्र में कुछ डेल्टाई भाग है इसके अंदर मिलता है। तो ये इन क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तटीय क्षेत्रों में। दूसरी इनकी विशेषता ये है कि ये नमक में रहने वाली वनस्पति है, क्योंकि खारा पानी आता है। अरे भाई महासागरों के तट पर तो खारा पानी रहेगा, और महासागर के मुहाने पर ही तो रहता है। तो महासागरों के मुहाने पर रहने पर ये क्या है, उसमें जल में रहने वाली वनस्पति है। दूसरी बात, जब लहरें उठती है या चक्रवात आते हैं, उसके अलावा अगर कुछ सुनामी आती है, कुछ भी आता हो, अगर जो जल महासागर के अंदर उत्पन्न होता है जिसके कारण लहरें क्या होती है, स्थल भाग की ओर आती है, तो सर्वाधिक नष्ट होने वाली वनस्पति आपकी कौन सी है, मैग्रोवन, क्योंकि उसके पास में रहे, उसी के मुहाने पर रहते हैं, उसी के तट पर रहते हैं, और तट पर रहने के कारण जैसे ही लहरें आएंगी तो लहरें आने पर क्या होगा, सर्वाधिक नुकसान किसको होगा, मैग्रोवनों को। सबसे कम वनस्पति भी यही मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, वनों के जो भी डेल्टाई भाग है उसके तट पर, तो सबसे कम क्षेत्र वाली जो वनस्पति है, तो हम कह सकते हैं कि वाली क्षेत्र है, क्योंकि हमने कल मैप बनाया था उसमें देखा था कि मैग्रोवन कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, हम्म, हाँ, वो तो अलग हो जाता है, वो तो अपने जैसे बाढ़ आती है ना, तो वो बाढ़ महासागर में नहीं आती, वो बाढ़ आती है स्थल भाग में, बाढ़ स्थल भाग पे आएगी, तो वो तो अलग हो जाती है कि ना, उसको बचाने के लिए, हम बचाव के लिए हम पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिसके कारण थोड़ा बचाव हो सके, तो वो अलग हो जाता है। मैग्रोव वन होता है, जैसे महासागर में लहरें उठती है तो वो स्थल भाग की ओर आती है, महासागर को जितना भी पानी है तो लहरें उठती है, तो लहरें उठ के क्या है कि किधर आएगी, स्थल भाग के। तो ये क्या करते हैं, मैग्रोव वन उसको रोकने का काम करते हैं, क्योंकि जैसे ये पानी क्या है पेड़ों पे लगेगा, तो क्या होगी, जो उनकी जो गति है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, और नुकसान भी होता है, कभी टूट भी जाते हैं, तीव्र गति से आएंगे तो टूट भी जाते हैं, तो नुकसान भी होता है, लेकिन रोकने का कार्य भी यही करते हैं। दलदली क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि आपके महासागर है, तो महासागर को जो तटीय क्षेत्र वो कैसा होता है, दलदली होता है, तो दलदली क्षेत्र में भी ये रहते हैं। अगर इसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं, तो ये सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, जो कि आपके सुंदरवन का डेल्टा अच्छे खासे आप उसको जानते हो। सांबर झील में इसलिए नहीं है क्योंकि वो डेल्टाई क्षेत्र नहीं है, वो खारे पानी की झील है, वो महासागर है। डेल्टाई क्षेत्र में ज्यादा होते हैं दलदली भाग में, जिसको हम बोले दलदली भाग में। और दलदल जानते हो आप, जानते हो ना, जिसके अंदर एक बार पैर घुसा दिया तो निकलने का नाम नहीं है ना, तो उस दलदली क्षेत्र में रहते हैं। तो सांबर झील आपकी दलदली नहीं है, और अगर हो भी जाए तो सूख जाती है, तापमान ज्यादा होता है तो सूख जाती है, और सूखने पर फिर वापस वो खत्म हो जाए, तो इससे कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए इस क्षेत्र में नहीं होते, वो होते हैं आपके महासागरों के तट पे। तो इसमें लिखो, सबसे पहले लिखो इसमें क्षेत्र। इसके अंदर कोई वर्षा की जरूरत नहीं है, उस दिन आप पूछ रहे थे ना कि वर्षा कितनी होती है, तो इसमें कोई वर्षा की जरूरत नहीं है, ये खुद ही पानी के अंदर रहते हैं, तो इसमें वर्षा की क्या ही जरूरत होगी, तो इसलिए उसमें वर्षा की कोई जरूरत नहीं। अगर इसमें क्षेत्र देखें तो ये आता है आपके सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, और कहाँ पर है ये, कौन से राज्य में है, सुंदरवन का डेल्टा, महान आत्माओं तुम लोग पिट जाओगे मेरे हाथों से। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो कौन सा आएगा, सुंदरवन डेल्टा। अब इतना दिमाग लगाओ, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी से बनता है, गंगा, और गंगा नदी के राज्य याद करो, कौन कहाँ पर बन सकता है ये, अरे महान आत्माओं, गंगा नदी का मुहाना होगा वहीं पर बनेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि आप बोलोगे उत्तराखंड में बन जाता है, भाई गंगा नदी उत्तराखंड से ही निकल के आती है, यूपी एमपी में होगा, अरे वो मध्य पार्ट है। अरे पश्चिम बंगाल में कल बताया नहीं था मैंने,
सुंदरवन का डेल्टा। कल मैंने आपको सुंदरवन का डेल्टा लिखवाते हुए मैंने आपको मैग्रोवन नहीं करवाए थे। मैं बोल रही थी तो कम से कम थोड़ा खोपड़ी में घुसा लेते। बोला था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, आप वहां पे देख लेना। तो थोड़ा ध्यान दिया करो, मैं कुछ शब्द बोलती, जरूरी नहीं है उसको लिखे, लेकिन थोड़ा दिमाग में भी घुसा लिया करो। सुंदरवन का डेल्टा लिख लो तुम तो, पश्चिम बंगाल। और अब लिख लेना, अब ये मत बोलना मुझे कि मैंने लिखवाया नहीं। महानदी का डेल्टा, कृष्णा कावेरी का डेल्टा, या कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, गुजरात के डेल्टाई भाग, इसके अलावा गोवा के डेल्टाई भाग आदि। इन क्षेत्रों में क्या है, सर्वाधिक आपके क्या है, मैंग्रोव वन मिलते हैं। और अगर हम जैसे मैप में देखें तो आपके थोड़ा सा दिमाग में घुस जाए, यहाँ पे आता है आपके पश्चिम बंगाल, जिसमें यहाँ पे आता है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर आते हैं आपकी महानदी, यहाँ पे आती है आपकी महानदी, इस महानदी में आता है महानदी का डेल्टा। इसके अलावा आता है यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। इन क्षेत्रों में आपके मैंग्रोव वन मिलते हैं, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। इसके अलावा यहाँ पे आता है आपके कावेरी का डेल्टा, यहाँ पे आता है आपके गोवा का डेल्टाई भाग, इसके अलावा यहाँ पे आता है आपके गुजरात के जो डेल्टाई भाग हैं वो, यहाँ पे आपके थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर भी आता है। तो ये कुछ डेल्टाई क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके ज्वारी जो मैंग्रोव वन है, ये मैंग्रोव वन मिलते हैं। और इसके अलावा आपके जो अंडमान निकोबार हैं, इनके आपके तटीय क्षेत्रों में भी आपके जो मैंग्रोव वन है, ये मैंग्रोव वन मिलते हैं तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में अंडमान निकोबार के, इसमें लिख लेना, अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों में कौन से वन मिलते हैं आपके, ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन। इन मैंग्रोव वन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब ये तो आपको मैंग्रोव वन पता है, इसके अन्य नाम भी देख लो। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, वेलांचली वन, अनूप वन, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, वेलांचली वन, अनूप वन। ठीक है, तो ये कुछ इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर इसमें वृक्ष देखें तो इसमें वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, तो इसके अंदर जो वृक्ष आते हैं वो आते हैं आपके सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। इसके अलावा अगर देखें तो केजुरीना, केजुरीना, केवड़ा वृक्ष, हाँ
नारियल, नारियल इसमें नहीं आता। सुंदरी वन, केजुरीना वन, केवड़ा वन, इस तरीके से कुछ आपके जो वृक्ष हैं वो इसके अंदर आपके मिलते हैं। और इसके अलावा एक मैग्रोव वृक्ष भी है, इसी में लिख लेना मैग्रोव वृक्ष। मैग्रोव वृक्ष, केजुरीना वन वृक्ष, सुंदरी वन, केजुरीना, केवड़ा, ये कुछ वृक्ष वृक्ष क्या है आपके मैग्रोव वनों के उदाहरण है। अब इसके अलावा इसके और अगर विशेषता देखें तो इसमें आता है ये वन, ये वन लवण युक्त, लवण युक्त जल में होते हैं। मतलब खारे पानी के अंदर अगर हम कहें कि खारे पानी के अंदर ये वाले क्या है वन होते हैं। ये हुई आपके ज्वारीय वनों की विशेषता। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो सुनामी या फिर आपकी जितनी भी लहरें उठती है उससे सर्वाधिक नुकसान कौन से वनों को होता है, तो कौन से वनों को होता है? मैग्रोव वनों को। तो इसमें लिख लो, शायद वहां पे कंफ्यूज हो जाओ तो लिख लो सुनामी, सुनामी से सर्वाधिक प्रभावी वन, सुनामी से सर्वाधिक प्रभावी वन। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे ये यहां तक हो गया आपके मैग्रोव वन। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं अपना पर्वतीय वन। ठीक है, यहां तक उतार लिया सबने? यहां तक तो 5th नंबर का आपके पर्वतीय वन। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज लिख लो, इसमें सर्वाधिक आपने लिखा नहीं है, सर्वाधिक मैग्रोव वन, तो वो आते हैं आपके 1st नंबर पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछे कि सर्वाधिक मैग्रोव वन कौन से राज्य में है, तो वो कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अब उसके बाद में नेक्स्ट लिखो पर्वतीय वन। उतार लो एक बार जल्दी से, उतार लिया? हाँ चलो, पर्वतीय वन। देखो पर्वतीय वनों को दो भागों में बांटा है। अगर हम देखें कि तो जो पर्वतीय वन है उनको हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार के वन या प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय वन। और दूसरा आता है आपके हिमालयी क्षेत्र के पर्वतीय वन। ठीक है, एक तो आता है आपके प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय वन और एक आता है हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय वन। अगर हम देखें कि हमारे प्रायद्वीपीय जो पठार है इसके पर्वतीय वनों के अंदर कौन कौन से वन आते हैं, तो इसमें देखो आपके प्रायद्वीपीय पठार में नीलगिरी, नीलगिरी जो आपकी श्रेणी है। इसके अलावा आता है अन्नामलाई, अन्नामलाई, और आपके आता है कार्डामम श्रेणी। इन क्षेत्रों में क्या है, जो पर्वतीय भाग है, इन क्षेत्रों में पर्वतीय भाग में जो आपके वन मिलते हैं उन वनों को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय वन। तो इसमें लिखना नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम श्रेणी में, श्रेणी में 1500 मीटर ऊंचे, 1500 मीटर ऊंचे पर्वतीय वनों को, पर्वतीय वनों को, पर्वतीय वनों को कार्डामम शोलाज वन कहते हैं, शोलाज वन कहते हैं।
नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम श्रेणी में जो जितने भी आपके 1500 मीटर ऊंचे पर्वतीय वन हैं, इनको हम क्या कहते हैं? शोलाज वन। क्या कहते हैं? शोलाज वन इनके नाम है। ये नाम ध्यान रखना, आपसे ऐसे पूछ ले कि हिमालय क्षेत्रों के अंदर शोलाज वन है, तो वो आपके जो कथन है वो असत्य होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि शोलाज जो वन है वो आपकी प्रायद्वीपीय पठार पे जो वनस्पति है, पर्वतीय वनस्पति, उसको हम क्या कहते हैं? शोलाज वन। अब इनके अंदर अगर आपसे वृक्ष पूछे कि जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार है, इनके अंदर कौन कौन से वृक्ष होते हैं? पहला आता है आपके यूकेलिप्ट्स, यूकेलिप्ट्स। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो इसमें आता है एल्म, वेटल, लेरेल आदि। अगर आपके प्रायद्वीपीय पठार पर वृक्ष पूछ ले कि कौन कौन से वृक्ष हैं, तो यूकेलिप्ट्स, एल्म, वेटल, लेरेल आदि। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो आपके प्रायद्वीपीय पठार में अगर आपसे वनस्पति पूछ ले तो कौन से क्षेत्रों में आपके वनस्पति आएगी, कौन से में आएगी? नीलगिरी, कार्डामम श्रेणी, जितने भी हमने पठारी उसमें घाट में पढ़ा था ना। अच्छा, कार्डामम श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बताया था। अच्छा, ऑप्शन दूं? अब ऑप्शन तो सोचना पड़ेगा। हम्म, हाँ लो, इनको उतारने की पड़ी है। अच्छा चलो ये बताओ तुम तो, भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? दक्षिण श्रेणी, सॉरी दक्षिण श्रेणी, भारत की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम या फिर पलनी श्रेणी। कार्डामम, कार्डामम। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई आंसर? हाँ, कार्डामम, नीलगिरी, इधर से कोई, इनके अलावा कोई आंसर? मैंने आपको कार्डामम श्रेणी का अन्य नाम बताया था, इलायची की श्रेणियां, और ये थी आपकी केरल में। हाँ, तो सबसे दक्षिणतम ही मैंने पूछी है, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। ठीक है, तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के जितने भी पर्वतीय वन है वो। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन है उनको। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जितने भी वन हैं उनमें कौन कौन से वन आते हैं। तो अगर इनमें क्षेत्र देखें तो क्षेत्र आते हैं आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा आता है आपके यूके जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरे एपी को लिख ही देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा आता है आपके हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ क्षेत्र है या कुछ राज्य हैं जिनके अंदर हमारे हिमालय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं हिमालय क्षेत्रों में निम्न प्रकार से वनों का विकास हुआ है। अब एक बार ये लिख लो, उसके बाद में हम बनाएंगे डायग्राम। उतार लिया? नेक्स्ट पेज लूंगी मैं, चलो। पहले तो बनाओ एक ट्राइंगल, बिल्कुल बड़ा बनाना, पहले बता रही हूँ, बिल्कुल बना लो। हाँ, बस फिर टेंशन नहीं है। तो देखो 1000 मीटर, इसको हमने क्या सीमा ली, अब पहले समझ लो उसके बाद में उतार लेना। देखो 1000 मीटर, ठीक है, इस 1000 मीटर से हम ऊपर वाले क्षेत्र को क्या लेंगे? पर्वतीय वन, ठीक है।
उसको हम क्या लेंगे, पर्वतीय वन। इस 1000 मीटर के नीचे आपके अगर वनों को देखें तो इनके जो भी वन है उन वनों के अंदर आता है आपके, एक तो आपके पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन ले लो, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। इसके अलावा आपके शुष्क पर्णपाती वन, उसके नीचे आ जाते हैं आपके कटीली झाड़ियां, सदाबहार वन, ये वाले आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि 1000 मीटर से नीचे, तो उसके अंदर अपने कौन से थे, आर्द्र पर्णपाती वन्य का विकास था, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये है, लेकिन इसको हमें सिर्फ इतना सा पता रखना है कि हाँ आर्द्र पर्णपाती वन है, बाकी इसका कोई काम नहीं। इसके बाद में देखते हैं 1000 मीटर से ऊपर, 1000 मीटर से ऊपर आते हैं आपके 2000 मीटर, भाई 1000 के बाद में 2000 ही आता है। इस 1000 मीटर से 2000 मीटर के जितने भी वन हैं उनको हम कहते हैं आर्द्र आर्द्र शीतोष्ण वन। क्या कहते हैं, आर्द्र शीतोष्ण वन। अब इसके अंदर हम कहें कि आर्द्र शीतोष्ण वन के अंदर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो इसमें आता है आपके ओक। ओक का पेड़ तो देखा होगा, लंबा सा होता है, बहुत लंबा होता है, जिसके ना बीच बीच में डालियां नहीं होती, जो टहनियां होती है ना, ये टहनियां नहीं होती, बिल्कुल सीधा खंबा होता है। आपने कभी 11 मतलब जो भी है 10th तक पढ़ी होगी, तो एक ओक से रिलेटेड एक कविता भी आई थी, जिसमें ये था, उसका अगर उद्देश्य हम माने तो उसमें उद्देश्य ये था कि जो छोटे होते हैं ना, जो छोटे वृक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब छाया देते हैं। लेकिन ओक का पेड़ है, बिल्कुल सीधा खंबा है, वो किसी को भी छाया नहीं दे सकता, ना किसी को फल दे सकता है। तो इसका उद्देश्य, उस कविता का उद्देश्य ये था, तो उसी से मैंने उसी में ये पेड़ देखा था, तब से मुझे ये पेड़ याद है कि ओक का पेड़ होता है, बिल्कुल सीधा होता है, खंबा होता है, बहुत इसकी ज्यादा ऊंचाई होती है। उसके अलावा अगर देखें तो चेस्टनट, ये भी वृक्ष ही है, हाँ ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसे ही वृक्ष मिलते हैं खंबे खंबे से, ओक व चेस्टनट, नट है ये, ओक व चेस्टनट। इसके अलावा अगर हम देखें कि तो आर्द्र शीतोष्ण वन में एक पेड़ और आता है, जो आपने शायद नाम भी सुना होगा उसका, चीड़ का वृक्ष, सुना है क्या, हाँ चीड़ का। और ये आपके चीड़ का जो वृक्ष है, ये मिलता है आपके 1500 मीटर से 1750 मीटर तक, इसी के बीच में ये मिलता है। जो चीड़ का वृक्ष है ये आपके मिलता है 1500 से 1750 मीटर, जो कि आपके इसी के बीच में आ जाता है। अगर हम चीड़ का इसका उपयोग देखें, तो इस चीड़ का जो उपयोग है, ये उपयोग किया जाता है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से उपयोगी है, जिसके अंदर अगर हम कहें कि क्या क्या बनाया जा सकता है, तो इसमें वही आपके आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर हम आपने प्रैक्टिकल किया है कभी, काय का किया था, एग्रीकल्चर। किसने ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल किया है, उसके अंदर वो आती है ना एक प्लेन टेबल इतनी मोटी, वो चीड़ के वृक्ष की बनी होती है। और शायद आपके टीचर ने जो भी था उन्होंने बताया होगा, अच्छा तो उन्होंने शायद बताया होगा आपको कि चीड़ के वृक्ष की जो लकड़ी है ना, उस लकड़ी से बनी होती है। क्यों बनी होती है, ये लकड़ी बहुत ज्यादा हल्की होती है, इसको इधर उधर ले जाया जा सकता है, इसीलिए इस वृक्ष से क्या होता है, जितने भी फर्नीचर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रैक्टिकल के अंदर काम आने वाले, शिक्षा के अंदर जितने भी जो आपके वो है ना, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है काम आने वाली है, तो उसको क्या करते हैं, उन्हीं इसी पेड़ से, इसकी जो पेड़ की लकड़ी है उससे इनको बनाया जाता है। तो इससे क्या है, आर्थिक रूप से उपयोगी है। इसके अंदर आपके खेल कूद के सामान भी बनाए होते हैं, क्योंकि इनको भी आप एक से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो काफी अच्छा होता है, तो खेल कूद के सामान भी इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें अपन कहें तो इसमें कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती है इसी से, कलात्मक कलात्मक वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं भी इसी से बनाई जाती है। इसके अलावा कागज उद्योग में ये उपयोगी है, कागज उद्योग में उपयोगी, ठीक है। इसकी चीड़ की यहीं पे विशेषता लिख लेना। इसके अलावा एक और चीड़ की आएगी, एक और चीड़ है, मतलब ये तो चीड़ आपके कहाँ पर होता है 1500 से 1750,
और इस यही पेड़ है, ऊपर भी होगा, लेकिन उसका उपयोग इतना नहीं होता जितना इसका उपयोग होता है। चीड़ वही है, लेकिन क्या होता है कि थोड़े से उसके क्वालिटी में चेंज हो जाता है। जैसे नीम है, नीम अपने भी यही है, वही नीम का पेड़ है, लेकिन आप यहाँ का नीम और आप जब पर्वतीय भागों में नीम देखोगे ना, तो दोनों के दोनों अंतर आएगा। यहाँ पे होता है बिल्कुल ऐसे शुष्कता भरा होता है, जिसके ना ऐसे छाल निकली हुई होती है ना। वहां पे उसकी छाल निकली हुई नहीं होती। मैं गई थी एक बार, वहीं पे जाके मैंने देखा कि है तो नीम ही। मैंने थोड़ा सा गौर से देखा, पहले तो समझ में नहीं आया नीम है, भाई अपने तो नीम अलग है। फिर वहां पे जाके थोड़ा सा गौर से देखा, उसमें देखा तो उसको बिल्कुल ऐसा चिपा हुआ था, ऐसा जिसकी छाल निकली हुई नहीं थी। अपने छाल निकली हुई होती है नीम के पेड़ की, उसमें छाल निकली हुई नहीं थी और हरा भरा था। तो क्वालिटी में क्या होता है, चेंज आ जाता है। वही मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है, लेकिन ऊपर क्या होती है कि थोड़ी क्वालिटी में चेंज आता है, इसलिए वो उपयोगी नहीं रहता। जब आर्थिक रूप से उपयोगी बोले ना, तो आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं होता। इसके अलावा ये जो चीड़ का वृक्ष है, इससे लीसा निकाला जाता है। लीसा, इस पेड़ से कुछ बुरादा वगैरह मान लो आप, लीसा निकाला जाता है। और इस लीसा निकाला जाता है, इससे इससे तारपीन का, यह तारपीन का तेल निकलता है। तारपीन का तेल निकलता है। अगर इसका उपयोग देखें तो तारपीन के तेल का उपयोग जो आता है वो पेंट में काम आता है। पेंट होता है, उस पेंट के अंदर काम आता है। पेंट के अंदर काम आता है। इसके अलावा थोड़ा सा कागज उद्योग में काम आ जाता है। ठीक है, अन्य कामों में भी तारपीन के जो तेल है उसका प्रयोग होता है। ये जो चीड़ का वृक्ष है, इसे लीसा निकाला जाता है। इस लीसे निकाले गए, इस लीसा से तारपीन जो का तेल है वो निकाला जाता है। और ये जो पेंट के अंदर, इनके अंदर काम आ जाता है। पेंट होता है ना, उसमें तेल तरा ऐसा, कब लायो पेंट, उसमें तेल से तरा हुआ सा होता है ना, उसका वो होता है तारपीन का तेल। ठीक है, ये तो हुई चलो चीड़ की विशेषता। इसके आगे अपन वापस ऊपर से अपना अपना कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। ये आता है 3000 मीटर की एक सीमा। 1000 मीटर से ऊपर कौन सा, आर्द्रशीतोष्ण वन। फिर आता है आपके 2000 से 3000 मीटर, इसके बीच में आता है आपके शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन, इनको हम कोणधारी वन भी कहते हैं। कोणधारी वन भी कहते हैं, और इन्हीं को हम शंकुधारी वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन भी कहते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, अगर आप इमेजिन कर पाए, इस तरीके से होता है, शंकु के अनुसार होता है। क्यों, क्योंकि बर्फ होती है तो बर्फ नीचे पिघल कर आ जाती है, इसीलिए इस तरीके से होता है। अगर इसमें हम वृक्ष देखें तो कि वृक्ष कौन कौन से होते हैं, इसमें वृक्ष होते हैं आपके पाइन, देवदार, पाइन, देवदार, स्प्रूस, स्प्रूस। इसके अलावा और होते हैं आपके वर्च, हेमलॉक, हेमलॉक। इसके अलावा होते हैं वालर। ये कुछ वृक्ष हैं जो कि आपके 3000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। उसके बाद अगर वृक्ष की बात करूं तो उसके बाद जो वृक्ष आते हैं वो है आपके 3000 से 4000 मीटर। ठीक है, 3000 से 4000 मीटर। इसमें जो वनस्पति आती है वो आती है अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति, इसमें जो वृक्ष मिलते हैं वो आते हैं मॉस और लाइकेन। मॉस और लाइकेन, ये होती है आपकी काई होती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3000 से 4000 मीटर पे कौन सी वनस्पति मिलती है, अल्पाइन वनस्पति मिलती है, जिसके अंदर मॉस और लाइकेन मिलता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपके जो वो लोग होते हैं ना, मैंने आपको शायद बताया होगा कि इसमें ना आवागमन होता है।
मौसम के अनुसार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो आपके, जैसे शीत ऋतु आती है ना, तो शीत ऋतु में तो मैदान में आ जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, ऊपर की ओर चली जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्थानांतरण होता है वो होता है, हाँ, चारागाह वाला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चारा पाया जाता है ना, जैसे घास सी रहती है, तो इसके कारण क्या होता है, इसमें स्थानांतरण होता है। तो इसके अंदर अगर आप कहें, इसमें क्या होता है, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार ऋतु प्रवास होता है, ऋतु प्रवास होता है, ठीक है। और अगर आपसे जनजाति पूछ ले कि इसमें कौन कौन सी जनजाति है जो कि आपके ऋतु प्रवास करने वाली है, तो इसमें आता है आपके गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति, ये आती है आपके हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा आती है बकरवाल, बकरवाल ये आती है आपके जम्मू कश्मीर में, बकरवाल जनजाति है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा है भोटिया, भोटिया जनजाति, ये आती है आपके उत्तराखंड में। गद्दी जनजाति है, बकरवाल जनजाति है, भोटिया जनजाति है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि आपके ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। तो अगर आपके ऋतु प्रवास का नाम आ जाए तो अल्पाइन वनस्पति में क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है। अब इसके अलावा हम बात करें कि अगर 4000 से मीटर से ऊपर, तो 4000 मीटर के ऊपर क्या होता है, हिम क्षेत्र, जहां पर कोई भी वनस्पति नहीं मिलती। तो 4000 मीटर के अगर ऊपर की बात करें, तो 4000 मीटर के ऊपर क्या होता है, हिम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, हिम क्षेत्र। यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? अब इसके अंदर क्या, नहीं, हिम क्षेत्र रहता है, बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, वहां पे अलग होता है, वो मांस वगैरह खाते हैं, उनको मार मुरा के मांस वगैरह खा लेते हैं, अगर कोई जानवर ही होते हैं, क्योंकि लोग तो रह नहीं सकते, जानवर होते हैं, तो वहां पे जानवर बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे से होते होंगे। बिल्कुल कभी देखना आप हिम क्षेत्र में किस प्रकार के जानवर मिलते हैं, तो मोटे मोटे से होते हैं, तो मार मुरा के खा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना बनाते हैं, अपने भारत में थोड़ा ना है, तो ये तो भारत की बात कर रही हूँ मैं। वो इग्लू तो अपने कहाँ, वो कहाँ पे रहे, बताओ जरा। ध्रुवीय क्षेत्र अंडमान निकोबार में, उत्तरी अमेरिका में। अब इसमें एक दो विशेषता और लिख लो। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की तुलना में, पश्चिमी हिमालय की तुलना में वर्षा अधिक होती है। अब अगर इसका कारण देखें कि वर्षा क्यों अधिक होती है, तो इसका कारण ये आता है कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से निकटता, भूमध्य रेखा से निकटता हो सकती है कि भूमध्य रेखा के पास जितना भी जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो सागरीय जलवायु या महासागरीय जलवायु, महासागरीय जलवायु, ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्या है कि जो पूर्वी हिमालय है, उस पूर्वी हिमालय है, उस पूर्वी हिमालय में क्या है, वर्षा ज्यादा होती है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि भूमध्य रेखा के निकटता ज्यादा है, निकटता होने के कारण वर्षा ज्यादा होती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि महासागरीय जलवायु है, जिससे जो मानसून आता है वो बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर कहाँ पे वर्षा कर देता है, अरे कहाँ वर्षा करता है, अरे मानसून आता है वो बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर कहाँ वर्षा करता है, पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो ये हुआ आपके वनस्पति का वर्गीकरण कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई शंका, किसी को कोई परेशानी, या तो करो तो क्या हुआ। हाँ, तो हो सकता है आपको कोई और शब्द जो है वो समझ में ना आए, इसीलिए सब अलग अलग समझते हैं। चलो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।